अमेरिका की धरती पर एक संकल्प सम्मोहन बांध रहा है। I was delighted to spend time in the company of a head of state. अमेरिका की धरती पर एक कन्विक्शन, कमिटमेंट करवट ले रहा है। अमेरिका की धरती पर एक युग उठ रहा है और ऐलान है कि ये युग नव भारत का युग है। मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक या राजनीतिक यात्रा भर नहीं है, बल्कि दुनिया पर नव भारत का वो दांव है जिसका हिस्सा बनने को दुनिया का सुपर पावर बेकरार है। तो क्या इसलिए कहा जाता है मोदी जैसा कोई नहीं? नए भारत के मोदी एरा ने अगर पूरी दुनिया को चकित किया है, तो मोदी विजन और वर्जन पर गहरे विमर्श के खेमे आकार ले रहे हैं। मुद्दा ये नहीं कि पीएम मोदी का कैरिज्मा क्या है, मुद्दा ये भी नहीं कि ब्रांड मोदी का असर कितना है। मुद्दा ये है कि 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और युवा भारत की अपेक्षाएं क्या मोदी एरा में उफान पर हैं? क्या 21वीं सदी का भारत नई शक्ति और सामर्थ्य का नया ध्रुव रच रहा है? जिन 5 मुद्दों पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत होगी, उसमें टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन, डिफेंस और डिजिटल इकोनॉमी के सेक्टर शामिल हैं। Prime Minister Modi is a man whose time has come at the time that India's time has come. The potential of India is enormous, and you have now a reformer, a radical reformer, who has the ability to transform it and the popularity to transform it. तो आखिर क्यों कहा जा रहा है कि 2023 में पीएम मोदी का अमेरिका का ये राजकीय दौरा भारत को असाधारण ट्रांसफॉर्मेशन देगा? इसकी ठोस वजह है। कई विशेषज्ञ पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तुलना 1979 में हुए चीनी नेता देंग जियाओपिंग के दौरे से कर रहे हैं, जिसने अमेरिका चीन के संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जियाओपिंग देंग के अमेरिका दौरे ने पारस्परिक आदान प्रदान और सहयोग के लिए वो दरवाजा खोल दिया जिसने चीनी अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने का काम किया था। तब चीन आज के भारत की तुलना में कहीं नहीं था। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के साथ ही सबसे युवा ह्यूमन रिसोर्स वाला आत्मनिर्भर देश है, जिसने पिछले 1 दशक में अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य की तस्वीर ताल ठोक कर दुनिया को दिखाई है। और सबसे बड़ी बात, नया भारत हर लिहाज से विश्व के लिए विश्वसनीय है। और ये तस्वीर पिछले 1 दशक में मोदी के गवर्नेंस मॉडल के तौर पर दुनिया में उभरी है। I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. So many leaders of the world, that I think their priorities might be out of balance with what it needs to be going into the 21st century with all of the challenges we have in civilization. The solutions are going to come from innovations in science and technology and engineering and math. And it's very clear to me that he cares about all of this. दुनिया के लिए बीते 1 दशक में एक सीधा संदेश भारत का रहा है, साथ चलने का, संवाद करने का और शांति और समृद्धि का। मोदी की विदेश नीति भी यही रही है, जिसका जिक्र पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में कर चुके हैं।
मोदी ने कहा, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। हम शांति के पक्ष में हैं। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। कोरोना काल से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध काल तक मोदी एरा की इस विदेश नीति ने भरोसे की एक स्पष्ट लकीर दुनिया में खींची है। तो क्या गवर्नेंस के इसी मोदी मॉडल ने ग्लोबल लेवल पर भारत के लिए नए रास्ते खोले हैं? और क्या यही वजह है कि दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून भारत में निवेश को लेकर आशान्वित दिखते हैं? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो एक तरफ दुनिया है तो दूसरी तरफ देश। एक तरफ मोदी मॉडल पर भरोसा करते हिंदुस्तान में निवेश की संभावनाएं दिखती हैं, तो दूसरी तरफ बिना किसी गवर्नेंस मॉडल के सिर्फ सत्ता हासिल करने की चाहत। सवाल तो पूछा जाना चाहिए उनसे जो 2024 से पहले 74 आसन करके विपक्षी एकता की योग साधना में लीन है, जो राष्ट्र विकास के ब्लूप्रिंट के बजाय एक खेमेबंदी का ब्लूप्रिंट लिए घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्षी भानुमति के पिटारे से क्या पटना बैठक में राष्ट्र के लिए कोई गवर्नेंस मॉडल निकलेगा? एकता के सुर में अभी तो अनेक राग अलग अलग बज रहे हैं, जो उनके पोस्टरों में भी उतर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की बैठक को लेकर पटना में जो तैयारियां हैं वो चल रही है और पटना में जगह जगह चौक चौराहे पर अब पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में तमाम पार्टियों की तरफ से देखिए पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर ये बैठक है, लेकिन तमाम जो पोस्टर्स आप देखेंगे उसमें एक एक पार्टी अलग अलग तरीके से अपने अपने लिए अपने अपने नेताओं के लिए पोस्टर्स लगाए हैं। आप देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ये पोस्टर है। अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर देश के लाल के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ लिखा गया है देश के लाल अरविंद केजरीवाल का बिहार में स्वागत है। इसी तरह कांग्रेस का जो पोस्टर है आप देखिए उस बगल में ही है, वहाँ पर आप देखिए किसी दूसरे नेताओं की तस्वीर इस पोस्टर पर नहीं है। जो भी नेता है वो कांग्रेस के नेता है। एकता के राग को ताना गया है, लेकिन हकीकत यह है कि जितनी पार्टियां मोदी के खिलाफ एक मंच पर आने को बेचैन हैं, उनका अपना कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है, न ही कोई चमकता रिपोर्ट कार्ड। इसमें ममता बनर्जी हैं जो चुनावी हिंसा की वजह से सुर्खियों में हैं, नीतीश तेजस्वी हैं जिनके बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, अखिलेश यादव हैं जो विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव तक में नकारे जा चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल हैं जिनके कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं और खुद केजरीवाल शीश महल के मुद्दों पर घिरे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक का मुद्दा भी तय कर चुके हैं, और ऐसा लगता है जैसे गठबंधन में आने की केजरीवाल की ये शर्त है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए, और मैं समझता हूं कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश। चलिए, अगर उनके बाकी नेता या बाकी पार्टियां इसको मान्य करेंगी तो पता लग जाएगा, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने ही मना कर दिया कि ये जो मीटिंग है ये ऑर्डिनेंस को लेकर नहीं है, ये पार्टियों के गठजोड़ को लेकर है। परंतु क्योंकि केजरीवाल साहब के लिए यही सबसे बड़ा इशू है और उनको लगता है कि सब पार्टियों को इनके साथ इसी इशू पर जोड़ लेंगे। मुझे अभी तक ऐसा कोई सूचक नहीं दिख रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी इनका इस इशू पर साथ दे रही हो। सच यह है कि विपक्षी एकता की जीत का फार्मूला जातिवादी और वोट बैंक वाली राजनीति है, जिसे लेकर एंटी मोदी लॉबी को लगता है वो 24 में मोदी को शिकस्त दे सकती है। बाकायदा पोस्टर पर दिए संकेतों से ये संवाद रचा गया है। सबसे बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश इस पोस्टर के जरिए हुई है वो ये है कि यहाँ पर एक भगवान राम की तस्वीर आपको दिख रही होगी। भगवान राम की तस्वीर इस पोस्टर पर लगाया गया है और 1990 और 2024 लिखा गया है, यानी कि जो 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी, उसके बाद अब 2024 में नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है उसे रोकने की बात लगातार विपक्ष के तरफ से कही जा रही है। उसी को लेकर उन्हीं चीज़ों पर ये जो विपक्षी एकता की बैठक है वो होनी है।
लेकिन इस सब के बाद भी सवाल विपक्षी एकता को लेकर है, क्योंकि मुद्दा गवर्नेंस का है। और क्या सिर्फ मोदी को हटाने के एजेंडे में खड़ा हुआ कोई मोर्चा देश हित के किसी मॉडल का काउंटर हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा कौन, जिसका गवर्नेंस मॉडल ब्रांड मोदी को रिप्लेस करेगा? क्या वो भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी होंगे, या सिर्फ मोदी विरोध की घुट्टी पीकर घुले जा रहे नीतीश कुमार, या बंगाल की ममता दीदी, या फिर करप्शन पर कसे शिकंजे से चिढ़े केजरीवाल? हालांकि नीतीश कुमार भरे मन से ही सही, लेकिन अपना नाम इस दौर से बाहर निकाल चुके हैं। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के सवाल दूसरे हैं। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं। वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं भी मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। तो मुद्दा फिर वही भरोसे का है, और देश का भरोसा विपक्षी एकता के मंच पर उतरे इन चेहरों में किस पर होगा? इधर जीतन राम मांझी भी पाला बदलकर एनडीए खेमे में एंट्री कर चुके हैं। 24 के समर में वो बीजेपी के साथ बिगुल फूंकेंगे। लेकिन अमेरिका की जमीन पर फिलहाल भारत का डंका बज रहा है, और अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व मोदी को सुनने को बेताब है। मोदी युग एक और करवट ले रहा है, भारत एक और कदम आगे बढ़ रहा है। चुनना भारतीयों को है। 24 की एक राजनीति का मॉडल पटना का है, दूसरा अमेरिका में भारत का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवादा।